Bismillahirrahmanirrahim. This is our session 23 in school management, school establishment or school development. Previously, we were talking about what lesson evaluation, how to evaluate specifically academics and overall curriculum plan जी कि हमारे एकेडमिक्स कैसे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन सा डिसिप्लिन है, कौन सा कंटेंट है, कैसे हैंडल हो रहा है, और उसके साथ ओवरऑल जिन चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया है कि वो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता या पढ़ाना सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, उसके साथ और बच्चों की स्किल्स पे कैसे काम करना है जी। उसमें हमने कुछ मेन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा अब आप कहें तो फिर वही वाली बात कि कोई भी चीज़ होली बाइबल नहीं होती, हज़ार चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। हज़ार चीज़ें ऐसी हैं, पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, और चीज़ें यू कैन गो फॉर ऑल दैट जी। वो जनरल ओवरऑल हमने एक एवेल्यूएशन का स्केच डिस्कस कर लिया था जी। अब जी वो एवेल्यूएशन का कि दैट इफ़ आई एवेल्यूएटेड समथिंग जी, इफ़ आई ऑब्जर्व समथिंग, बीइंग अ हेड मैंने किसी टीचर की एवेल्यूएशन की, किसी लेसन की एवेल्यूएशन की, सब्जेक्ट मैटर की एवेल्यूएशन की, सिस्टम की एवेल्यूएशन की। मैं सारे बार बार रिपीट करके ज़ोर दे के इसलिए बता रहा हूँ कि वो एवेल्यूएशन सिर्फ टीचर की नहीं होती, वो एवेल्यूएशन सिस्टम की भी होती है, पॉलिसी की भी होती है, आपके करिकुलम की भी होती है, आपके मेथडोलॉजी की भी होती है, आपके मैकेनिज़्म की भी होती है, आपके प्लान की भी होती है। सारी चीज़ों की एवेल्यूएशन है। लेकिन वो एवेल्यूएशन सिर्फ मैंने करके वो एक पीस ऑफ कागज़ का टुकड़ा बन गया वो, ठीक है, या सिर्फ एक फ़ाइल मैंने भर दी, वो किसी काम का भी नहीं है। द रियल थिंग इज़ इट्स डिस्कशन, ठीक है। उससे भी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या उसका डिस्कशन, एंड दैट डिस्कशन विल बी देयर। आपको साथ मिल जाएगा जी उसका एक स्केड्यूल, एक आपने एक सैम्पल से उसका बना हुआ रेडीमेड आपको दे देंगे, प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। वो क्या है कि जी उसका स्केड्यूल क्या है जी, यानी स्केड्यूल मैं क्या लूँ तो बेसिकली आपका पहले स्केड्यूल किस चीज़ का, एवेल्यूएशन का। Whom will you evaluate when, यानी हाउ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एवेल्यूएट कैसे करना है। फिर क्या है जी, किसे करना है और कब करना है। इसका आप एक वीकली स्केड्यूल बना सकते हैं जी। दो तरह से वो बन सकता है जी। एक क्या जी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जी। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज है, लैंग्वेज में दो आती हैं आपकी, इंग्लिश एंड उर्दू। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज लूँ तो मेरे पास लैंग्वेज के कितने टीचर हैं जी, क्लियर, और वो किन किन क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज भी चल सकता हूँ, यानी उसमें वीकली जब मैंने क्या कहा है कि वो सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर मैं 5 डेज़ के प्लान पे चल रहा हूँ, 6 डेज़ के प्लान पे हैं तो वो सैटरडे भी, विच इज़ नॉट यूजुअली रिकमेंडेड जी, और विच इज़ नॉट सजेस्टेड, आई वुड नेवर। क्लियर। सपोज मंडे मिसाल के तौर पे मैंने किसके लिए रख लिया, इंग्लिश के लिए। तो अब इंग्लिश के मेरे पास अगर 1 2 3 4 जो भी टीचर्स हैं जी, गेटिंग माय पॉइंट। मैं फिर भी रिपीट करके कहूँ कि हेड सारा दिन, हेड इज़ नॉट अ रिसेप्शनिस्ट जी, अनफॉर्चुनेटली, विद अपॉलॉजीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि मोस्टली हेड को क्या एक PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वाली कुर्सी पे बिठा दिया गया है, ठीक है। दैट इज़ द टास्क ऑफ व्हाट जी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जी। उसके लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो आपके होते हैं। हेड का जो असल रोल है वो बेसिकली क्या है कि दैट विद इन क्लासरूम व्हाट इज गोइंग ऑन, हेड मस्ट बी देयर ऑन कैंपस जी। ऑन कैंपस से मुराद मैं ऑफिस में नहीं कह रहा, यहां मैं ऑन कैंपस से मुराद ले रहा हूं एकेडमिक ब्लॉक, क्लासरूम्स, दोज कॉरिडोर्स, कि ज़्यादा टाइम हेड का वहां स्पेंड होना चाहिए। और अगर इवन साथ पब्लिक डीलिंग, अग्रीड जी, इंपॉर्टेंट है, बड़ी चीज़ है, सर्टन आवर्स कैन बी डिफाइंड जी। पेरेंट्स हैं, कुछ और डीलिंग है तो आप कुछ आवर्स रख सकते हैं, वो 12 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं। हम क्लियर जी। तो पेरेंट्स को कन्वे किया जा सकता है कि जी अगर आपने अपने इश्यूज़ के लिए आना है, डिस्कशन के लिए आना है, हेड से मिलना है, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक टाइम है, आप उस टाइम में आए, यू आर ऑलवेज वेलकम। क्योंकि असल टास्क तो ये है ना। अब देखें जब नंबर ऑफ़ टीचर्स बढ़ रहे हैं तो देखें मेरा टास्क भी बढ़ेगा, उतनी नंबर ऑफ़ क्लासेस भी ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी मुझे,
और उस ऑब्जर्वेशन का मैं बता देता हूँ उसको रख लें एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट ऑब्जर्वेशन जी और एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन जी। आप दो उसके सेगमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट क्या हो सकती है 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, और डिटेल्ड क्या होता है जिसमें आप पूरा लेसन एवेल्युएट करते हैं जी। am I क्लियर जी? अब सपोज मैंने मैं क्या कह रहा हूं सब्जेक्ट वाइज में चल रहा हूं, तो क्या मंडे सपोज इंग्लिश है, ट्यूसडे सपोज उर्दू, क्लियर, जनरल साइंस, थर्सडे फॉर मैथ्स फॉर एग्जांपल जी, फ्राइडे फॉर आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जिस तरह क्या हो गया आपका सोशल स्टडीज हो गया, वैल्यू एजुकेशन या इस्लामिक स्टडीज हो गया, कंप्यूटर है, कोई और चीज़ है। am I क्लियर जी? ये ऐसे भी बन सकता है जी वीकली, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो रिकमेंडेड है जी, ये तो मैंने क्या किया सब्जेक्ट वाइज में लेके चला हूँ उसको, क्लियर, यानी मैंने सारे सब्जेक्ट्स ऑब्जर्व कर लिए, क्लियर। सेकंड पैटर्न जी वो क्या हो सकता है कि दैट ग्रेड वाइज जी, अब वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे जी। गेटिंग माय पॉइंट? आप दोनों पैटर्न ठीक हैं, दोनों में से मैं किसी को गलत किसी को ठीक नहीं कह रहा, लेकिन कहने का क्या मकसद कि उसमें अगर आप अपने सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, स्केड्यूल कर रहे हैं उसको वीक में, तो ये फिर आपने साथ ध्यान में रखना है कि जब सब्जेक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करनी है कि ग्रेड सारे कवर हो रहे हों। अगर वीक में नहीं कवर हो रहे तो 2 वीक्स में कवर हो रहे हों, 3 वीक्स में कवर हो रहे हों, मंथ में कवर हो रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ज़रूर हो। ये ख़ास तौर पर वहाँ बता रहा हूँ जहाँ फॉर एग्जांपल जी नंबर ऑफ़ ग्रेड ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है बच्चों की, सेक्शन ज़्यादा हैं, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सेक्शन को ग्रेड को क्लास ऐसी रह गई है जिसमें बीइंग हेड मैं कभी गया ही ना हूँ वहाँ पे। और ध्यान में रखिएगा ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, मैंने कहा कि वहाँ जाना ही बाज़ का बहुत मायने रखता है, उन बच्चों से मिलना, इंटरेक्शन ही बहुत मायने रखता है, जो हम फिक्सचर्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि फिक्सचर्स सबसे ज़्यादा किसको खुद यूटिलाइज करने चाहिए, हेड को। वो एक बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन जी, कि फिक्सचर्स में मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि टीचर आज एब्सेंट हैं, बीमार हैं, नहीं है आज वो, उनकी जगह मैं कोशिश करूंगा मैं खुद चला जाऊं। क्यों? मुझे एक मौका मिल गया, मैं उन बच्चों के साथ 4 बातें कराऊंगा, उस डिस्कशन के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग माई स्कूल, रिगार्डिंग माई सिस्टम, रिगार्डिंग पॉलिसी, रिगार्डिंग टीचिंग और व्हाटएवर। एम आई क्लियर जी? और सबसे बड़ी बात क्या है, बॉन्डिंग, एक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बच्चों को मिलती है वो। अब जब मैं ग्रेड वाइज कह रहा हूँ, सपोज जी मंडे को मैंने कोई ग्रेड रखे जी, सपोज 1 जी, मिसाल एक दे रहा हूँ, क्लियर, ट्यूसडे को क्या ग्रेड 2 जी, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, एम आई क्लियर जी? अब क्या मैं क्या कह रहा हूँ, लेसन नंबर 1 से लेके लास्ट लेसन तक सारे नहीं, जो पॉसिबिलिटी है जी आपके लिए, जो आपका कंफर्ट जोन है, जो प्रॉपरली हो सकता है। अब मैं 2 ग्रेड भी कर सकता हूं, गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मैं फिर क्या, जब मैं ग्रेड वाइज कर रहा हूं तो ध्यान में रखने हैं साथ सब्जेक्ट्स, या दूसरे अल्फाज में टीचर्स मेरे माइंड में हों कि क्या मैं सारों को कवर कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। अगर मैं ग्रेड वाइज स्केड्यूल कर रहा हूं उसको, और अगर मैं उसको सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल कर रहा हूं जी, तो फिर ध्यान में रखने हैं साथ कि सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल करते वक्त क्या टीचर सारे कवर हो रहे हैं, और साथ क्या ग्रेड सारे कवर हो रहे हैं। जो भी पैटर्न आप अडॉप्ट करें, मैंने कहा उसका एग्जांपल आपको बना बनाया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लेकिन इट मस्ट बी स्केड्यूल्ड,
कुछ स्केड्यूल होना चाहिए मेरे पास। और अब आप कहें जी क्या कि वो कागजी काम बढ़ रहा है जी, पेपर वर्क बढ़ रहा है, कि ये लफ्ज़ मैं सुन सुन के थक गया हूँ। सारी दुनिया हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड करती है जी, हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करती है, और हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोल दिया जाता है जी पेपर वर्क बढ़ गया जी। ये पेपर वर्क बढ़ा नहीं है, इट इज़ बेसिकली देयर फॉर योर एनालिसिस। जो डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिस्ट्स के पीएचडीज की दुनिया में डिग्रीज हो रही हैं, ये डाटा एनालिस्ट्स हायर किए जाते हैं, तो दुनिया पागल नहीं है। मैं अपना, जब मेरे पास कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट से मुराद मेरे को ये नहीं कह रहा कि ये आप प्रिंटेड फॉर्म में एक दफ़ा रख लें, आप उसको सिर्फ एक चेक बॉक्स कर लें। वो चेक बॉक्स करने में, टिक लगाने में कितना टाइम लगेगा? कि सपोज मेरे पास एक स्केड्यूल प्रिंट हो के टाइप हो के आ गया है, टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मैंने तो सिर्फ चेकलिस्ट करनी है ना। अब उस चेकलिस्ट से मेरे पास बाद में एनालिसिस हो जाएगा, पहले क्या कि एम आई ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ देम, एक बात। और दूसरी बात क्या, उसी में मैं देखूंगा फॉर एग्जांपल जी कि दैट व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर माय वीक एरियाज जी। व्हाट आर माय वीक एरियाज से मुराद क्या है कि जी जो सब्जेक्ट वीक जा रहा है, ये जिस टीचर की कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, अब मैं कंप्लेंट्स को ये नहीं कह रहा कि उनको कोई जुर्म हो गया उनसे, कोई कुफ्र हो गया उनसे, हो सकता है ही और शी नीड्स हेल्प ऑफ अ हेड। ये मैं फिर देखें, इसको रिपीट करके कह रहा हूं जी, हमने क्या काम क्या पकड़ा हुआ है जी कि टीचर की कंप्लेंट आ रही है, उसको फारिग कर दो, नया रख लो जी, नया भर्ती कर लो। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दैट द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट व्हाट जी, इंप्रूविंग पीपल, चेंजिंग पीपल, नॉट रिप्लेसिंग देम। क्या मैनेजमेंट क्या कहती है, लोगों को रिप्लेस करेंगे तो नया जो बंदा आएगा क्या गारंटी, कल उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करेंगे फिर एक और को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? अब मुझे जो वीक एरिया नजर आ रहा है वो मतलब क्या है उसका जी, दैट टीचर नीड्स, अगर आप हेड हैं, अगर मैं तो अपने आप को नहीं समझता इस काबिल, क्लियर, आई एम अ हम्बल स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को समझूं मैं हेड हूं, तो फिर दैट टीचर नीड्स माई हेल्प, माई सपोर्ट। am I clear जी? अदरवाइज आई डोंट डिजर्व द सीट ऑफ अ हेड, कि मुझे वहां उस सीट पे कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए। अगर ये देखिए मेरा फेलियर है ना कि मैं अपने स्टाफ मेंबर को कह रहा हूं जी ये इस काबिल नहीं है, रिप्लेस देम। क्लियर? हाँ, कुछ सूरतों में सपोज जी बार बार एफर्ट्स हो चुकी हैं, तो क्या उस एफर्ट्स का मेरे पास कोई डाटा है कि मैंने कितनी दफ़ा ऑब्जर्व किया, कितनी दफ़ा। फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं, उनको मैंने 10 दफ़ा ऑब्जर्व किया और मैं 10 दफ़ा डिस्कशन के बाद ही मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर मेरा राइट कुछ बनता है, क्लियर, टू वार्न हिम। वो कोई वार्निंग हो, कोई एक्शन मैंने लेना है, लेकिन क्या मैं डायरेक्टली कोई पेरेंट की कंप्लेंट आ गई एक्शन ले लूँ? दिस इज नॉट द राइट वे। अगर इवन कंप्लेंट भी आई है तो आई विल ऑब्जर्व, आई विल चेक इट माई सेल्फ, आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल एक्सप्लोर, आई विल लुक इनटू द मैटर। कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन आई एम नॉट ऑथोराइज टू टेक एनी एक्शन जी। अब वो क्या है जी, मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एरियाज तो वेल एंड गुड जी, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको और इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट के लिए, क्लियर, इंकरेजमेंट के लिए यूज करूंगा। उसको फिर मैं क्या करूंगा, सेंसिटाइज करूंगा ना, उस चीज को और फैलाऊंगा, मैं उसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ाऊंगा कि जो टीचर जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि बाकी भी सारे उनके उस चीज से फायदा उठा सकें, बाकियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बने, बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशन बने। आई विल हाईलाइट दैट, आई विल शोकेस दैट जी। अनफॉर्चुनेटली जी, साबुन, शैम्पू, सर्फ, नील सारी दुनिया दिखा रही है जी, क्लियर। जो टीचर का काम है दैट वी फेल टू एक्सप्रेस इट और एक्सपोज इट, क्लियर, और शोकेस इट जी। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हेड की, कि ताकि वो काम शोकेस हो, वो पब्लिसाइज हो, दैट विल गो इन फेवर ऑफ माई इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज द रियल पब्लिसिटी। होर्डिंग्स आर नॉट, पैनाफ्लेक्सेस आर नॉट, एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट, दिस नीड्स टू बी एडवर्टाइज जी, बिकॉज दिस इज द एनकरेजमेंट ऑफ अ टीचर। और अब जब वीक एरिया है, अब देखिए मैं फिर ये मेरा प्लान बाज का रैंडम होगा, वो मैंने क्या कहा, प्रिंट करके रख लिया, कुरान के हर्फ नहीं है। अब वीक एरिया, फॉर एग्जांपल मैंने वंस अ वीक इनकी ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल सम टीचर ए जी को कंप्लेंट आई है या इशू है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन उनकी मुझे परफॉर्मेंस लगा है कमजोरी है,
क्लियर। और मैंने उनकी क्या रखी हुई थी पूरे वीक में, एक ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अब मैं बढ़ा के कितनी कर दूंगा, 2, या बढ़ा के कितनी कर दूंगा, 3। आई विल ऑब्जर्व दैट टीचर ट्वाइस और थ्राइस अ वीक इंस्टेड ऑफ वंस। यानी नॉर्मल रूटीन में उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वंस अ वीक। अब मैं क्या करूंगा, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। क्या चेक करने के लिए, नहीं, टू सपोर्ट, टू हेल्प जी। इज दैट क्लियर जी। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे ध्यान में रखिएगा आपकी चीज को आप एनुअल एकेडमिक रिपोर्ट कहते हैं। आप एनुअल रिपोर्ट जो होती है, सेशनल रिपोर्ट जो आप कहें, वो सेशनल रिपोर्ट क्या मैं खला से बनाऊंगा जी, हवा में बनाऊंगा जी? वो इसी की बेस पे बनेगी, नहीं बनेगी। वो सेशनल रिपोर्ट रिगार्डिंग व्हाट ची माय करिकुलम, सेशनल रिपोर्ट रिगार्डिंग व्हाट ची पॉलिसीज, मैकेनिज्म, स्ट्रेटजी, मेथडोलॉजी, व्हाटएवर यू कॉल इट जी। कि मैंने अपना सिस्टम को, मैं एंड पे जी फॉर एग्जांपल साल के एंड में मैं कहूँ जी मेरी पॉलिसी में फलां चीज़ गलत थी, एविडेंस क्या है जी उसका, उसका एविडेंस क्या होगी, दीज ऑब्जर्वेशंस। मैं कहूँ जी फलां प्लान गलत था जी, एविडेंस क्या है जी, दीज ऑब्जर्वेशंस जी। कि मैं ऑब्जर्वेशंस में देख रहा हूँ एक ही चीज़ में मेजॉरिटी लोग उसको सही नहीं कर पा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ज़रा समझिएगा। कि मैंने अपनी मेथडोलॉजी एक रख दी, एक पॉलिसी रख दिया, एक करिकुलम डिज़ाइन कर दिया। मैं देख रहा हूँ जब मेजॉरिटी लोग उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट प्लान नीडेड टू बी चेंज्ड, दैट पॉलिसी नीडेड टू बी अमेंडेड, रिकंसिडर्ड। कि जब बहुत सारे लोग एक ही बारे में कह रहे होंगे जी ये चीज़, ये प्रॉब्लम है, या ये मुश्किल है करना, या इसके करने से नुकसान हो रहा है, तो मुझे स्टबन एडामेंट एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए बीइंग अहेड। अब ये आपको एनालिसिस नज़र आ रहा है आपका जी, जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, कि मैं इसको स्केड्यूल करने का क्यों कह रहा हूँ। ये पेपर वर्क बढ़ाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए है जी, इंतहाई अदब के साथ जी। ठीक है, मैं बहुत सुनी है ये स्टेटमेंट्स, और ना मेरी सेहत पर उनसे कोई फ़र्क पड़ता है कुछ है। कि व्हेन आई एम इंटेंशनली क्लियर अबाउट, कॉन्सेप्चुअली क्लियर अबाउट समथिंग जी, कि जी शम्स जो है जी पेपर वर्क बढ़ा देता है, शम्स पेपर वर्क नहीं बढ़ाता जी, शम्स स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात करता है जी। और स्टैंडर्ड आपका एनालिसिस के बगैर कभी भी नहीं बढ़ सकता। am I क्लियर जी। और वो एनालिसिस क्या आपका सेशनल, और नहीं तो कम से कम सेशनल एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए हर स्कूल में। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, स्कूल इस्टेब्लिशमेंट। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल को इम्प्रूव कैसे करना है जी। तो वो ज़ुबानी कलामी बातों में मैं साल के एंड में बैठ के मैं मीटिंग करूं, नहीं। अब मेरे हो सकता है, देखें आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत कमाल हैं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं रहता। मैं क्या करूंगा, अपनी वो ऑब्जर्वेशंस की फाइल निकालूंगा, उसमें से फिर कॉमन प्रॉब्लम्स निकालूंगा कि अगर वो प्रॉब्लम सबके लिए बन रही है तो मैं अपनी पॉलिसी में, प्लान में उसको चेंज लेके आऊंगा। एक बात जी। और दूसरी बात जी, स्टाफ रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं जी, स्टाफ एवेल्युएशन जिसको आप कहते हैं जी, जिसकी बेस पे आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, जिसकी बेस पे सैलरी में आप इंक्रीज दे रहे हैं। समझिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं साल के एंड में मिसाल से एक दे रहा हूं, एक स्टाफ मेंबर है, मैं उसका मिसाल के तौर पे इंक्रीमेंट में रख रहा हूं 20,000, मिसाल 20,000। दूसरा स्टाफ मेंबर है, मैं उसका रख रहा हूं 10,000। पहले क्या मेरे पास कोई सॉलिड ग्राउंड है? मैं ये किस बेस में ये तफरीक कर रहा हूं? मुझे ग्राउंड कौन सी देगी? ये वाली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। अब आपको क्या नहीं लगता बात का तमझे, मैं अगर सपोज जी एक स्टेटमेंट कही जाती है मैं जिसके फेवर में नहीं हूं जी, अगर ऐसा होता तो अल्लाह का कानून भी जन्नत जहन्नुम वाला ना होता, फिर सबके लिए जन्नत ही होती, या फिर जन्नत के भी दर्जात ना होते, एक ही जन्नत होती। एक बंदा है जी जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, उसका इंक्रीमेंट भी, उसका प्लस भी वही है, और एक जो एवरेज है या जो नॉर्मल है मेरी तरह का, उसका भी इंक्रीमेंट, उसका भी इंक्रीज उतना ही है। तो आपको लगता नहीं ज्यादती नहीं है?
दिस इज अनजस्ट। क्लियर? इसको जस्ट कैसे बनाएगा? यही जो मेरी रिपोर्ट्स बनेंगी उसका एनालिसिस। Am I clear जी? That who was standing where and where is he standing now? उसके लिए आपका स्केड्यूल होना जरूरी है ना ये चीज। Am I clear जी? एक तो मैंने क्या कहा, दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जी इन ऑब्जर्वेशंस के लिए ध्यान में रखिएगा। नंबर वन मैंने क्या कहा कि आपका जो एनुअल आपका एनालिसिस होगा, सेशनल एनालिसिस, सेशनल रिपोर्ट जो बनेगी, उसमें ये डॉक्यूमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट जी? कि पूरे सेशन के दौरान किस स्टाफ मेंबर को कितनी दफा ऑब्जर्व किया गया, क्या चीजें पॉजिटिव आई, क्या चीज वीकनेस आई, और फिर जो अगर वीकनेस आई, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, फिर डिस्कशन की, दोबारा फिर वही वीकनेस आई, फिर डिस्कशन की, क्या उसके में नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट आई नहीं आई? क्लियर? अगर तो इंप्रूवमेंट आ रही है इसका मतलब है कि भाई आई नीड नॉट टू वरी दैट। फिर अगर वो इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं आ रही, सेम वही प्रॉब्लम है, फिर वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आप लेके आए ना। एकदम से कह दीजिए स्टाफ को बदल दें जी, इसको फारग कर दें जी, बंदा काम का नहीं है, नेक्स्ट ले आए जी। बंदा काम का नहीं था तो आपने अपॉइंट क्यों किया? फिर मान लिया जी अपॉइंटमेंट के टाइम पे नहीं पता चला, लेकिन क्या कोई ऐसे प्रोसेस से गुजारा है? आपके पास कोई एविडेंस है, अखलाकी तौर पे जवाज है कि आप उस बंदे को कहें जी आपको एक दफ़ा ऑब्जर्व किया, ये प्रॉब्लम थी, डिस्कस हुई, फिर ऑब्जर्व किया, ये प्रॉब्लम थी, डिस्कस हुई, आपने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, फिर ऑब्जर्व किया, फिर इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, नाउ आई एम बाउंड टू टेक सर्टन एक्शन अगेंस्ट यू, क्योंकि लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कोई सॉलिड ग्राउंड तो हो ना मेरे पास, ना कोई जस्ट एविडेंस तो हो ना उस चीज़ का। एम आई क्लियर जी? एक तो मैंने क्या कह दिया, इसका स्केड्यूल दो तरह का, सब्जेक्ट वाइज कह लें उसको, या टीचर वाइज, या ग्रेड वाइज जी। और उसको यूटिलाइज किस लिए करना है मैंने जी? उसके थ्रू एनालिसिस करना होता है अपनी सिस्टम का, अपने आप को वैल्यूएट ही करना होता है। अब जी ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन, लेकिन मैंने क्या कहा था, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन से भी ज्यादा क्या, उसकी डिस्कशन, डिस्कशन विद दैट सेम स्टाफ मेंबर। और ये पब्लिकली नहीं होती जी, ये स्टाफ रूम में बैठ के नहीं होती जी, इट मस्ट ऑलवेज बी डन। जिस तरह मैंने कहा ऑब्जर्वेशन एवेल्यूएशन के भी कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। बीइंग अ हेड मुझे नहीं चाहिए कि मैं टीचर को आई कांटेक्ट करूं जी। बीइंग अ हेड मुझे नहीं चाहिए कि मैं बच्चों को जाके ये इंप्रेशन दूं कि मैं आपके टीचर को चेक करने आया हूं। मैंने बिल्कुल एक अनफेल्ट मैनर में, एक गैर महसूस तरीके से जाके उस क्लास में किसी कोने में जाके छुप के बैठ जाना होता है। छुपके से मुराद मैं क्या कह रहा हूं, कन्फ्रंटेशन नहीं मैं चाह रहा। मैं कोई बच्चों को ये इंप्रेशन नहीं दे रहा कि मैं कोई अफसर आ गया हूँ तो मैं आपके टीचर को आके चेक कर रहा हूँ। मैंने इंप्रेशन ये देना होता है कि दैट योर टीचर इज डूइंग सुपर्ब, बहुत ज़बरदस्त, आई एम ऑल्सो देयर टू लर्न। मैंने टीचर से आई कांटेक्ट नहीं करना होता जी अखलाकी तौर पे। एम आई क्लियर? मैंने एक अनफेल्ट मैनर में वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। एक सपोर्टिव मेरा स्टाइल होना चाहिए, मेरा मॉड, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा एक्सप्रेशन सपोर्टिव हो कि आई एम देयर टू हेल्प दैट टीचर, आई एम देयर टू सपोर्ट दैट टीचर। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसमें कुछ लोगों को मादरत के साथ ही क्लियर, उनको बुरा लगता है कुछ है, लेकिन रियलिटी है। द मेन एंटिटीज़, किसी ने कहा कि जी एडमिशन कौन करेगा, और भाई टीचर होगा तो आप एडमिशन करेंगे ना, टीचर नहीं है एडमिशन करके क्या उनको आप बिल्डिंग में बिठा देंगे? ठीक है, और टीचर जहाँ मौजूद है वहाँ कोई एडमिशन करने वाला ना भी हो, पब्लिसिटी ना भी हो, बच्चे पहुँच जाते हैं जी। ठीक है, वो टाट्स दरख्त का ज़माना भी था, दरख्त के नीचे भी लोग बोर्ड रख के बैठे हैं। उस वक्त एडमिशन करने वाला कोई नहीं होता था, उस वक्त कोई पब्लिसिटी करने वाले कोई नहीं होते थे, उस वक्त फ्रंट डेस्क ऑफिसर कोई नहीं होते थे। टीचर कहीं तख्ता स्याह रख के भी दरख्त के नीचे बैठ जाता था, मखलूक पहुंच जाती थी। सो विद अपॉलजीज जी, जो चीज़ है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टीचर इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। और साहिबान मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको तकलीफ़ क्या हुई होती है जी, अच्छा जी टीचर इंपॉर्टेंट होता है तो फ़लाँ एडमिशन कौन करेगा जी, फ़लाँ कौन करेगा? भाई अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब है आप बगैर किसी टीचर के पढ़ के वहाँ पहुँच गए आप लोग। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके टीचर इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? दुनिया में रूए ज़मीन पे कोई भी कुछ भी जो कुछ बनता है बिकॉज ऑफ टीचर जी। इसमें कोई बहस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है जी। अगर आप बहस करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप पैदाइशी तौर पे अफलातून थे, स्कॉलर थे आप।
आप भी किसी टीचर से पढ़ के ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में गए ना, किसी टीचर से पढ़ के ही आप फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, किसी टीचर से पढ़ के ही आप रिसेप्शन पे जाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ देयर बेसिकली टू असिस्ट जी, कि मैं एवेल्यूएशन करने भी चाह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन करने चाह रहा हूँ, बीइंग हेड मेरा रोल क्या है जी, टू असिस्ट दैट टीचर। आई एम असिस्टेंट, आई एम असिस्टेंट ऑफ अ टीचर, आई एम असिस्टेंट ऑफ अ टीचर जी, व्हाटएवर यू से। अब उसका क्या है जी, कोई डिस्कशन कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग जी। इन व्हाट, कोऑर्डिनेशन मीटिंग। और वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग मैंने क्या कहा जी, उसका भी आपका स्केड्यूल, और हमने क्या रखा था उसका जी, सैटरडे, कि सैटरडे स्कूल्स में ऑफ बेसिकली करने की वजह यही थी, दो वजूहत थी, कि एक जो कंसंट्रेशन लेवल पर आर कितना बनता है 22 24, वो देखें तो तकरीबन 5 वर्किंग डेज बनते हैं, जो साइंस ने रिसर्च ने साबित कर दिया है। और दूसरा क्या है जी उसके साथ, कि हमने प्लानिंग की डिस्कशन के लिए, ठीक है, टाइम चाहिए होता है, वो ये नहीं है ब्रेक में कर लो जी, छुट्टी के बाद कर लो जी, वो कोई तरीका नहीं है जी। ले वो आप कह रहे हैं ठेकेदारी सिस्टम आप चल चलाओ करना चाहें तो कर लें, कि ठेकेदार की तरह खड़े होके मज़दूर को सुबह सवेरे सवेरे डिस्कस कर देना है कि जी ये काम करो, या उसको जाते हुए बता देना है कल ये काम करना है, ये कोई ठेकेदारी नहीं है जी, दिस इज़ टीचिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब उस कोऑर्डिनेशन का जी फिर वो भी स्केजुलाइज्ड हो के पता हो भाई किसके साथ कोऑर्डिनेशन हो चुकी है नहीं हो चुकी, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज करें, चाहे वो टीचर वाइज करें, चाहे वो ग्रेड वाइज करें जी, इट्स अप टू यू जी। उसका भी आपको एक स्केड्यूल मिल जाए, एक फॉर्मेट बना हुआ मिल जाएगा जी प्रिंट फॉर्म में। अब उस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी है उसका भी आपको एक प्रिंट आउट साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जी, ठीक है। और वो क्या, अब मैं क्या कहूँ, वहाँ मैं लिखने के लिए फाइलें, फिर कहें जी पेपर, कोई पेपर वर्क नहीं है, वो चेकलिस्ट है जी। आप वो चीज़ डिस्कस हो चुकी है नहीं हो चुकी जी, क्लियर। उसमें अबव ऑल जी पहली चीज़, सबसे पहली मेन चीज़ क्या होती है जी, आपका प्लानर जी। कौन सा प्लानर, प्रीवियस। और इस प्रीवियस को आप किस में, किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हो आपका जी, जो आपने क्या की, लेसन एवेल्युएशन की थी आपने, लेसन एक चीज, अमा क्लियर जी, क्लियर। मेन चीज या एक चीज कह लें आप, कि वो आपके क्या चीज डिस्कस करोगे, उसका लेसन एवेल्युएशन रिपोर्ट जी, जो आपने लेसन ऑब्जर्व किए उनके उस वीक में, एक दफ़ा किए, 2 दफ़ा किए, या 15 दिन में एक दफ़ा किए, या मंथ में एक दफ़ा किए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टीचर्स जी, नंबर ऑफ ग्रेड्स जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि वंस अ मंथ तो कम से कम लाजमी होना चाहिए जी, हर सूरत में एवेल्युएशन। विभाग का हेड्स कहते हैं कि जी उनके पास पोस्ट जी टीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, दर्जनों होती है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेक्शंस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि कम से कम वंस अ मंथ ज़रूरी है वो जी, वरना वीकली होनी चाहिए, दैट इज़ रिकमेंडेड जी। अब वो क्या है जी, उसमें जो कुछ सेगमेंट्स थे उन टीचर्स के साथ डिस्कस होने चाहिए विद ट्रू स्पिरिट, फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट जी, यहाँ पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की खातर जी, कि वो सिर्फ कीड़े निकालना मकसद नहीं होता, खराबियां निकाल के सामने रखना मकसद नहीं होता, या अगले को लो फील करवाना नाउजुबिल्ला मकसद नहीं होता। टीचर इज टीचर जी, जो उसको अल्लाह रसूल ने एक रुतबा दे दिया है, जुर्रत है तो वहाँ जाके ख़त्म करें उसको। वो अच्छे हैं बुरे हैं कोई हैं, टीचर इज टीचर। हम क्लियर जी। उसमें आपने वैल्यूएशन जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस वीक का डीएलपी था वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया नहीं हो गया, डेली लेसन प्लान या वीकली प्लान कह लें, डीएलपी कह लें या डब्ल्यूपी कह लें, वीकली प्लान जो प्रीवियस वीक का था उसमें जो कुछ उन्होंने प्लान किया था वो डिस्कस किया, क्या आया वो सही तौर पे हुआ है। एक तो मैंने ऑब्जर्वेशन की, मैं तो सिर्फ एक लेसन की ऑब्जर्वेशन करूंगा ना,
अब फॉर एग्जांपल उनके पर वीक 6 लेसन्स हैं, मैंने कितने ऑब्जर्व किए हैं? 1। क्या बाकी 5 में जो जो कुछ उन्होंने प्लान किया था हो सका है? एक क्या एक 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 पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जी, इनकरेजिंग एटीट्यूड के साथ जी, कि उसमें से अगर नहीं हो सका, कोई प्रॉब्लम आई है तो डिस्कस हो जाए, ताकि वो अगले प्लान में ना हो वो दोबारा मिस्टेक्स। फिर क्या हो जी उसमें प्लानर नेक्स्ट जी, अगले वीक का जो प्लान है जी, अगर वो 6 लेसन है तो 6 के 6 लेसन का प्लान मैंने डिस्कस करना है जी। उस 6 लेसन के प्लान में एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है, एलेबोरेटिव रिहर्सल क्या है, रीडिंग 1 क्या है, रीडिंग 2 क्या है, कानेस्थेटिक क्या है, उसमें असेसमेंट कैसे होगी जी, ये सारी डिटेल्स डिस्कस होनी चाहिए जी, जो हम एवेल्यूएशन से के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं का उसमें अलग वीडियो भी पड़ी हुई है टीचिंग मेथडोलॉजीज पे, और इसके अंदर भी हम प्लानर भी स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं जी। एम आई क्लियर जी? गॉट माई पॉइंट? और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि ये अगर 6 लेसन हैं उस वीक में, 8 लेसन है तो फिर क्या हो जाएगा 8 लेसन का, मिसाल में दे रहा हूँ 10 लेसन रखिए अगर आपने पर वीक उस जो भी सब्जेक्ट को आपने एलोकेशन की हुई है, वो सारे के सारे डिटेल में डिस्कस होने चाहिए जी। और ख़ास तौर पे साथ क्या 2 चीज़ें जी, उनका कंटेंट क्या है, कंटेंट और टाइमिंग जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यानी मैकेनिज्म मेथडोलॉजी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो हमने क्या दिया, वार्क होगा, टीपीएस होगा, असेसमेंट होगी, चाहे वो असेसमेंट 3 मिनट्स पॉज है, चाहे वो असेसमेंट प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है। am I क्लियर जी? टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि यहाँ हेड का रोल होता है कि जी फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एक्टिविटी प्लान की हुई है और मैंने उस एक्टिविटी का टाइम वहाँ अपने प्लानर में फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रखा हुआ 10 मिनट, ठीक है, लेकिन मेरे हेड को वो एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे ज़्यादा पता है उनको, इसी वजह से वो हेड की सीट पे बैठे हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि इसके लिए 10 मिनट नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे 20 मिनट्स। तो ये वेल डिस्कस्ड होना चाहिए जी, वो प्लानर चेक्ड होना चाहिए, डिस्कस्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, तब वो इम्प्लीमेंट हो जी अगले वीक में। एम आई क्लियर जी? दूसरी चीज़ फिर उसमें क्या है जी, होमवर्क जी। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, होमवर्क जी। अब होमवर्क के लिए क्या है जी, इज़ दैट स्केड्यूल बीइंग फॉलोड जी, उसमें साथ आपको जी एक इसकी होमवर्क स्केड्यूल का भी डॉक्यूमेंट एक मिल जाएगा जी, कि वो स्टैंडर्ड क्या है, यानी पर डे कितने आवर्स का होमवर्क किस ग्रेड के, यानी ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली टाइमिंग डिवाइडेड है जी, यानी क्या वो 20 to 30 मिनट्स का हो, या 30 to 60 मिनट्स का हो, या 60 to 90 मिनट्स का हो जी, नॉट मोर देन दैट जी। और वो पर डे कितने सब्जेक्ट्स बनेंगे इसके अकॉर्डिंगली, यानी सब्जेक्ट्स नहीं होते बेसिकली, वो टाइमिंग होती है, यानी इस टाइम से ज़्यादा होमवर्क नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाए तो फिर मैं क्या कहूँ, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ स्केड्यूल ज़रूर हो। क्या वो होमवर्क अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल हो रहा है जी? am I क्लियर जी? लेकिन क्या उस होमवर्क से पहले ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जी, क्या उसका क्लास वर्क प्रॉपरली हुआ था, जो मैं कहाँ ऑब्जर्व करूँगा, फिर इसको लिंक करें आपके इसके साथ जी, लेसन ऑब्जर्वेशन के साथ। यानी मैं उसूली तौर पे उस चीज़ को होमवर्क में दे ही नहीं सकता जो चीज़ मैंने क्लास वर्क में प्रैक्टिस नहीं करवाई हुई। अब आप कहेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करवाई तो क्या होगी, जनरल रीडिंग टास्क होगा, यानी मिनिमम होमवर्क क्या होता है जी, जनरल रीडिंग टास्क, या और होमवर्क क्या हो सकता है जी, एक्सप्लोरेशन या नेट सर्फिंग रिलेटेड टू दैट जी, सर्च दिस टॉपिक जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी पहले मैंने क्या कहा, होमवर्क स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, क्लियर। फिर जो भी होमवर्क दिया गया है क्या वो पहले क्लास वर्क में हुआ है या नहीं हुआ है,
अगर वो चीज़ क्लास वर्क में नहीं हुई तो क्या होमवर्क में दे दी गई, वो गलत होगी जी। यानी मैं लेसन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो लेसन ऑब्जर्व करते वक्त साथ ही क्या मैं वहीं बैठे बैठे 2-4 नोटबुक्स भी देख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा जी कि लेसन ऑब्जर्वेशन के दौरान ही मैं नोटबुक्स भी वहाँ बैठे बैठे 1-2 बच्चों की देख सकता हूँ जी। अब उसमें मैं होमवर्क देखूंगा जो गया तो क्या उसका क्लास वर्क भी देखूंगा, क्या वो क्लास वर्क में हुआ था। अगर वो क्लास वर्क में नहीं हुआ था और डायरेक्टली कहाँ चला गया, होमवर्क में, यानी पहले क्लास में उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई और वो होमवर्क में चला गया है, तो वो गलत है जी, उसूली तौर पे वो गलत है। मिसाल कंपोजिशन है, क्रिएटिव राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स में से 1-2 क्वेश्चन उसी तरह के क्लास में हुए हैं क्लास वर्क में? अगर वो क्लास वर्क में पहले हुए हैं फिर उसके बाद होमवर्क में गए उसी तरह के, और तो फिर तो ठीक है जी। अगर वो क्लास वर्क में नहीं हुए और डायरेक्टली होमवर्क में चले गए हैं फिर वो गलत है जी। am I clear जी? फिर जी नेचर ऑफ होमवर्क जी, नेचर ऑफ होम असाइनमेंट जी, टाइप ऑफ होम असाइनमेंट जी, किस किस्म का होमवर्क या क्या चीज होमवर्क में दी गई है। इज इट गाइडेड और नॉट? जब मैं नेचर कह रहा हूं तो साथ ही इसके कनेक्ट कर दें कि इज इट गाइडेड और नॉट जी। यानी बात का सिंपल क्या होता है कि जी डू इट फलां 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 बस मेंशन जी। वो बच्चा घर जाता है ना उसको खुद पता होता है। पहली बात तो ये है कि दैट एजुकेशन डिमांड्स दैट चाइल्ड हिमसेल्फ मस्ट नो अबाउट इट जी। और यहां उल्टा क्या प्रॉब्लम होती है, बेचारी मदर्स या ट्यूटर्स पूछ रहे होते हैं जी इसको होमवर्क क्या मिला है, इसकी समझ ही नहीं आई। यानी माँ पेरेंट या ट्यूटर तक नौबत ही नहीं जानी चाहिए जी। अच्छी स्कूलिंग है ही क्या है कि उस बच्चे को खुद से पता हो what he is supposed to do, कि उसने करना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छे स्कूल की एक निशानी क्या है जी कि बच्चा घर जाके चाहे वो किसी भी ग्रेड का है किसी भी लेवल का है, इसलिए मैंने साथ क्या लिखती है यहां पे गाइडेड जी कि नेचर ऑफ होमवर्क क्या है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ दैट चाइल्ड, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द क्लास वर्क आई डिड जी। जो मैंने क्लास में जो कुछ करवाया उसी से क्या लिंक्ड है या नहीं है, उसी से डिरिवन है या नहीं है, उसी की डेरिवेशन है या नहीं है, या क्या मैंने ऐसा इवन मैंने कुछ जनरल टास्क भी अगर दिया है तो द चाइल्ड मस्ट बी क्लियरली गाइडेड अबाउट इट जी। वो गाइडेड हो, ये ना हो जाते जाते मैं उसको कह दूं आपका ये होमवर्क है जी। वो बड़े क्लासेस हैं, कुछ आप फिर कह सकते हैं लेकिन वहां भी नहीं होना चाहिए। am I clear जी? और ये मैं फिर कहूं ये कब पता चलेगा मुझे, लेसन ऑब्जर्वेशन में। अब इन चीजों को जरा लिंक करें जो मैंने होमवर्क कहा है, इसको दोबारा मुड़ के देखें क्या ये आपके फिर प्लानर के साथ अटैच हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब मैं प्लानर डिस्कस कर रहा हूं तो प्लानर के साथ मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि उस डे की एक्टिविटी क्या होगी, क्लास वर्क क्या होगा, रीडिंग टास्क क्या होगा और होमवर्क क्या होगा। जो मैंने आपको क्या कहा कि प्लानर का आपको एग्जांपल वो भी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे कि एक अच्छा प्लानर कैसे बना होता है। हमने प्लानर पे सेपरेट सेगमेंट भी किया था, आगे प्रैक्टिकल भी उसकी एक्सरसाइजेज होंगी इन चीज़ों की कि कोई किसी भी बुक का कोई यूनिट है, कोई चैप्टर है, कोई लेसन है, उसका प्लानर बनता कैसे है जी। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है जी कि होमवर्क क्या होगा उसका। अब यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन मीटिंग में प्लानर में फिर लिंक हो गया नहीं हो गया, उसके साथ अटैच हो जाएगा नहीं हो जाएगा। am I clear जी? अगली नेक्स्ट चीज जी कि दैट माई स्टूडेंट फाइल, यानी एक तो मैंने क्या कहा होमवर्क टीचर दे क्या रहे हैं, क्या वो क्लास में हो रहा नहीं हो रहा, होमवर्क की नेचर क्या है, क्या स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली है, क्या गाइडेड है या नहीं है। अब अगली बात पे आए कि व्हाट अबाउट चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन जी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जी, क्या उसकी भी कोई कैटेगरी है। मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, कितने होम असाइनमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, कितने होम असाइनमेंट्स में एवरेज हैं, कितने होम असाइनमेंट्स में बिलो एवरेज हैं और कितने ऐसे हैं जो कर ही नहीं रहे।
अब अगर कर नहीं रहे तो उसकी रीजन क्या है जी? एक रीजन हो सकती है घर में एनवायरनमेंट नहीं है, दूसरी रीजन हो सकती है घर में स्केड्यूल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है प्रॉपर। घर में गेस्ट आए हुए थे, बच्चा बीमार था, चलो जी ये रीजन तो कुछ समझ में आने वाली बात है। अगर इन सारों में से कोई, और इनसे रिलेटेड इनका हल क्या होता है कि दैट इंटरेक्शन विद पेरेंट जी, पेरेंट के साथ पीटीएम को इसलिए नहीं बुलाई जाती कि भाई हम पीटीएम पूरा सेगमेंट एग्जाम रखिएगा, पीटीएम पे अलग पूरा एक सेशन करेंगे हम। तो पेरेंट टीचर मीटिंग कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए? वो कुछ शिकायतों का अंबार नहीं होता, एक पटारी खोल दी जाती है जी। वो पेरेंट्स जो बच्चे को स्कूल भेजते हैं जिन कामों को करने के लिए, वो उन्हीं कामों के बारे में मोड़ के पेरेंट्स को बुला के कहा जाता है कि जी आपका बच्चा ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो तो पेरेंट्स से सपोज जी फॉर एग्जांपल घर में स्केड्यूल नहीं है तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर ली जाए जी काइंडली थोड़ा सा स्केड्यूलाइज कर दें चीज़ों को, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम रखते हैं बच्चे का। वो टाइम बेसिकली उस बच्चे के लिए रिमाइंडर होता है दैट ही इज सपोज टू डू समथिंग, या उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, या उसकी बिलोंगिंग होती है, दैट स्पेसिफिक टाइम इज फॉर हिज बिजनेस, फॉर हिज जॉब, फॉर हिज टास्क। उससे उसको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस या सेंस ऑफ यूजफुलनेस मिलेगी। am I क्लियर जी? और अगर इन सारों वजूहात में से कोई नहीं है, बच्चा फिर भी नहीं कर रहा जी, तो फिर क्या मतलब है इसका? मतलब मैं उस बच्चे को कहाँ टारगेट करूंगा? फिर क्लास वर्क में। वो टीचर्स के साथ डिस्कस होगा कि इन बच्चों को कहाँ वो टारगेट करें, क्लास वर्क में जी। और ये सारी चीज़ें आपकी किस में डिस्कस हो रही हैं जी? मेन चीज़ ना भूलिएगा, कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, विल कैरी इट ऑन।